Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu Newspaper Analysis. So let's start the day with the important article in Hindu edition today. The very first article is the CPCB plan to check violation in plastic waste trading regime. See what is CPCB first of all, and what kind of a body it is, और बाकी और क्या necessary चीजें हैं इसके बारे में we'll discuss in the very next slide. CPCB is Central Pollution Control Board. इट इज़ बेसिकली अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो सीपीसीबी जो है हमारा वो एक कैसा बॉडी है? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। सो सीपीसीबी कैसा बॉडी है? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी स्टैट्यूटरी बॉडी मैंने आपको तीन तरह की बॉडी बताई, कैसी? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है विच इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन वी हैव द स्टैट्यूटरी बॉडी जो बाय लॉ बनता है, और एक थर्ड है विच इज़ बाय द रेजोल्यूशन, है ना, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से भी बनता है। तो दीज आर द थ्री काइंड ऑफ बॉडी। तो बेसिकली क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बनाया गया सितंबर 1974 में। जिस एक्ट के थ्रू बनाया गया, उस एक्ट का क्या है नाम? उसका एक्ट का नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, 1974। तो जो सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको पावर दिए गए, इसका जो भी पावर और फंक्शन है दैट इज डिराइव्ड अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981। तो बेसिकली इट प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस टू MOEF यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक प्रोविजन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, इसने फर्दर जो सीपीसीबी का जो इसका फंक्शन है उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि अगर किसी भी, जैसे कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है और क्वालिटी ऑफ एयर को बढ़ाना है, तो इस बॉडी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके अंदर। बेसिकली ये बॉडी बनाई गई थी ताकि to promote the cleanliness of the stream as well as in different area of the state by prevention, control and abatement of water pollution। तो वाटर पोल्यूशन को क्या है? वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, एंड एयर पोल्यूशन एज वेल। दैट्स व्हाई इट इज फंक्शन अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974। जैसे सीपीसीबी सेंट्रल में है, उसी तरह से हर स्टेट में भी एक क्या होता है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, एज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो सीपीसीबी क्या है? सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो 1974 में एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिसका अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, यानी एयर पोल्यूशन और बेसिकली क्या है, वाटर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी बनाई गई। और फर्दर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसके फंक्शन को फर्दर स्ट्रेंथन करता है वो। तो ये बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट हो 1974 में। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये रिपोर्ट लेके आती है जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैंने पहले भी आपको बताया ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? ये एक डेली इंडेक्स है जो एयर की क्वालिटी कैसी है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एयर वी आर ब्रीदिंग इन, उसको बताती है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन जो है वो हमारे हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी इलनेस भी देखे गए। अब देखा गया है कि रेस्पिरेटरी इलनेस फर्दर लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज एज वेल, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक भी उससे होता है। तो एयर क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो सीपीसीबी है, सीपीसीबी, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एक तरह का इंडेक्स है जो क्या करता है? कैलकुलेट करता है कि एयर क्वालिटी कैसा है। एयर AQI एम्स टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट लोकल एयर क्वालिटी अफेक्ट देयर हेल्थ। ठीक है, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? जितना ज़्यादा AQI वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एयर पोल्यूटेड है, एंड उतना ही ज़्यादा वो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो AQI का वैल्यू है वो कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा एयर की क्वालिटी अच्छी होगी और वो अपने हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो लास्ट डिकेड में देखा गया है कि बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशन है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स सब्सिक्वेंटली खराब ही होता चला जा रहा है। सीपीसीबी का जो एयर क्वालिटी का रेंज है वो 0 से 500 में है। 0 का मतलब है कि बहुत ही गुड क्वालिटी एयर है, और 500 मतलब एयर क्वालिटी बहुत ही सीवियर है। तो आपने देखा होगा इंडिया के, पर्टिकुलरली जो इंडिया का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, दिल्ली में देखते हैं हम क्या, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही वर्स्ट है ना। नॉर्मल डेज में भी एयर क्वालिटी 300 प्लस रहता है। तो 300 400 अराउंड, कई बार एयर क्वालिटी 500 से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं। ठीक है,
8 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं, इसी इंडिकेटर के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एयर क्वालिटी कैसा है। ठीक है, क्या क्या है वो मैंने याद करने का भी एक तरीका बताया था आपको, लैन पीसीएस जी, है ना, लैन पीसीएस जी। लैन इज लेड, ठीक है, लैन क्या है हमारा, लेड है। ए इज अमोनिया, क्या है, लेड, अमोनिया, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह का एयर क्वालिटी है ना, दो तरह का एयर क्वालिटी नहीं है, दो तरह के एयर क्वालिटी का इंडेक्स है। एक है AQI और एक नैक बताया था, और दोनों में मैंने ये बताया था मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में से किसी भी पल्यूटेंट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो लेन क्या हो गया, लेड, अमोनिया, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन वी हैव पीसीएस। पी क्या है, पी इज पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर है एक तो 2.5 या 10, है ना, दोनों पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10। 2.5 और 10 क्या बेसिकली साइज है, माइक्रोन का साइज है। ठीक है, अगर साइज 10 माइक्रोन का है दैट मीन्स कि पार्टिकुलेट मैटर 10 है, और 2.5 यानी 2.5 माइक्रोन का साइज है पार्टिकल का या उससे कम है तो दैट इज 2.5। जो जितना ज़्यादा छोटा माइक्रोन होगा उतना ज़्यादा ही हार्मफुल होगा, यानी PM2.5 बहुत ही ज़्यादा डेडली है। ठीक है, तो इसको क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए AQI में हमने 8 पोल्यूटेंट को हम देखते हैं। वो कौन कौन से पोल्यूटेंट, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि AQI के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट और पोल्यूटेंट विच आर इन द AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। तो कौन सा है, लैन पीसीएच याद रखेंगे। लैन से L इज लेड, A इज अमोनिया, N इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, P क्या है हमारा, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10, C इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे सभी मेंशन्ड है, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। देन S इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड G इज बेसिकली, जी इज ग्राउंड ओजोन। ठीक है, ग्राउंड ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या होता है, एक तो ग्राउंड ओजोन होता है, एक अपर ट्रोपोस्फेयर में भी होता है। दो तरह का होता है, एक स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ट्रेपोस्फेयर में होता है। अगर आपको आपको पता है या नहीं पता है स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, एक बार देखना है इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, CPCB एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाती है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि हम कैसा, मतलब जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है। अगर AQI 0 है दैट मीन्स द एयर क्वालिटी इज गुड एंड इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड एयर पोल्यूटेड कम है। अगर 500 है, उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स कि एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और इसके बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस हेल्थ इम्प्लॉय मतलब वो हो सकता है, हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है इसकी वजह से। और AQI को मेजर करने के लिए 8 इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स को लिया जाता है कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें क्या है, 8 पोल्यूटेंट, लैन पीसीएचजी। L इज फॉर लेड, A इज अमोनिया, N इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, P इज पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10, C इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड सभी लोग सोचते हैं कि पोल्यूटेंट है, दोनों में, दोनों इंडिकेटर में। एक है नैक, है ना, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसमें 12 पोल्यूटेंट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें बेंजीन, बेंजोपायरीन, 4 पोल्यूटेंट और ऐड हो जाते हैं नए। आर्सेनिक भी होता है उसके अंदर। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, लैन पीसीएच BBA गुड नाइट, याद होगा आपको तो। ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे, है ना, मैंने बहुत बार, मैं ये दूसरी बार ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पर्टिकुलेट मैटर क्या हो गया, 2.5 एंड 10, देन G इज ग्राउंड ओजोन। तो कितने पोल्यूटेंट हो गए, 8 पोल्यूटेंट हो गए। तो दिस इज अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड व्हाट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से एक हमारे पास होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर स्टेट में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, जो स्टेट के अंदर वाटर और एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है। और सेंट्रल लेवल पे एक बॉडी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो बनता है सितंबर 1974 के अंदर। ठीक है, सितंबर 1974 के अंदर इनिशियली जब बनता है तो क्या होता है, इसमें सिर्फ वाटर वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, बाद में इसमें एयर पोल्यूशन की भी बात हो जाती है, एंड सब्सिक्वेंटली जो है इसके स्ट्रेंथ, इसके फंक्शन को और भी स्ट्रेंथ हो जाता है, स्ट्रेंथन मतलब फंक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इसका। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है इसके सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब हम देखते हैं कि एक और आर्टिकल था हमारे, है ना, ये एडिटोरियल पेज के बाद वाला आर्टिकल है, व्हाट इज द जेंडर गैप इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, जिसको कहते हैं क्या,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 का रिपोर्ट लेके आती है ग्लोबल जेंडर गैप का। दैट मीन्स कि जेंडर गैप यानी मेल और फीमेल में जेंडर गैप कितना ज़्यादा है एजुकेशन को लेके। तो इसके ऊपर आर्टिकल है। इंडिया में दो तरह से दो बॉडी है जो जेंडर गैप को निकालती है। जेंडर गैप एज इन एजुकेशन के ऊपर दो बॉडी है जो सर्वे कराती है। एक है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको कहते हैं AISHE, है ना, AISHE है ना। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। और एक है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UD, क्या है ये, डी UDISE, ठीक है, यूडीआईएसई विच इज एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है फॉर एजुकेशन। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन कह रहे हैं ना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो ये दोनों जो है ये सर्वे करते हैं और ये दिखाते हैं कैसे कि क्या क्या गर्ल जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन पूरा कर रही हैं, और क्या और इंश्योर करना चाहिए जिससे कि गर्ल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़े एजुकेशन की तरफ। और अगर लड़के अगर कर रहे हैं तो क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ये पूरा पढ़ाई पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर लेके बेसिकली ये ज़्यादातर क्या है, पब्लिक एज इन कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट वाली गवर्नमेंट बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है उनको टारगेट करके ये रिपोर्ट जो है वो निकाला जाता है। ठीक है। तो ये बिल यही कहता है, बिल नहीं रादर, ये जो सर्वे है वो ये बताता है कि जेंडर गैप जो है वो कितना ज़्यादा है एजुकेशन में। तो देखा गया है क्या कि कई मतलब रीज़न है जिसके वजह से जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो वेरी सॉरी, जो 6 to 10th क्लास में है, जो 10th से पहले वाले जो क्लास है 7th 8th में, उसमें कई बार देखा गया है क्या कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कम है। उसका रीज़न क्या है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक स्कूल में जो मेल टीचर्स है ना, मेल टीचर ज़्यादा हैं और फीमेल टीचर थोड़े कम है कंपैरेटिवली। ये भी एक रीज़न है, देखा गया है कि अगर ज़्यादा फीमेल टीचर रहती हैं तो क्या है, गर्ल्स आर ऑल्सो कंफर्टेबल टू गो टू स्कूल। और पेरेंट भी एक तरह से क्या है, सिक्योरिटी या जो भी कह लीजिए, कि वो भी एक दे आर विलिंग टू सेंड देयर गर्ल चाइल्ड टू स्कूल। तो ये भी देखा गया है कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाना चाहिए टीचिंग में। टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के जितनी ज़्यादा मतलब क्या है फीमेल टीचर्स होंगी तो गर्ल का जो ये जो क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन और इनरोलमेंट रेट है वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। दूसरा क्या है, कई जगह पे देखा गया है कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है। मान लो कि घर से 20-25 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे आज भी स्कूल का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बीच में मतलब डिस्टेंस कम करने की भी ज़रूरत है। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक प्रॉब्लम है ना। हमारे क्या है कि गरीबी इतनी ज़्यादा है अभी भी, बताया ना मैंने, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब जो देखो जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी है, इन सारे स्टेट में क्या है बहुत ही ज़्यादा कमी है किसकी, मतलब कि अभी भी क्या है यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो उसको मद्देनजर रखिए कि अगर बहुत दूर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, तो ये भी बियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो यही कहा गया है कि ये यही सारे रीज़न है जो इसमें हाईलाइट किए गए हैं कि जो पार्टिसिपेशन रेट है वो जो देखा गया है इन दोनों सर्वे के हिसाब से। दो सर्वे क्या है, एक है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और दूसरा क्या है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इन दोनों के रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि क्या लगभग क्या है 13 करोड़ के आसपास जो है बॉयज इनरोल्ड हैं स्कूल में, लेकिन जो वुमेन है वो 12% है। इसका मतलब क्या है कि जो वुमेन का गर्ल का जो पॉपुलेशन है, वुमेन नहीं रहा गर्ल सॉरी, तो गर्ल का जो क्या है स्कूल पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है, 48%। तो ये रेट कम क्यों है, और बहुत जगह पे मतलब इन लोगों ने क्या है क्लास वाइज देखा है कि प्राइमरी स्कूल में 1 से 5 कितना कितना पार्टिसिपेशन है वुमेन का, मतलब कि गर्ल चाइल्ड का, और मेल चाइल्ड का कितना है। फिर 6 to 8 जो अपर एलिमेंट्री जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कितना है। उसके बाद तो देखा गया है कि गर्ल जो है सम गर्ल ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल एट द स्टेज व्हेन द राइट टू फ्री एजुकेशन एंड आफ्टर क्लास 8। क्लास 8 के बाद क्या है, राइट टू जो फ्री एजुकेशन है ना, एक आर्टिकल 21 के थ्रू क्या है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक है ना। आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, उसमें लिखा गया है राइट टू फ्री एंड कम एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी
जब आप 14 साल तक के रहते हो तब तक आपको फ्री एजुकेशन मिलता है। तो 8th क्लास तक देखा जाता है जनरली क्या, कि फ्री एजुकेशन मिलता है, तब तक तो महिलाओं को, जो बच्चियां हैं उनको स्कूल भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनका जो रेट है, उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है स्कूल के अंदर, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न दिया गया है कि वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है, गरीबी कह लो, या एक ये भी एक कारण है कि जो ड्रॉप आउट है गर्ल्स में, वो थोड़ा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, हाइयर है इन कंपैरिजन टू मेल। तो एक और मैंने आपको बताया जैसे कि प्रेजेंस ऑफ वुमन टीचर की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम है। दूसरे बात क्या है, जो डिस्टेंस है वो कई बार बहुत शहरों में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और भी देखा गया है, एक एक स्टेम कैटेगरी होती है, स्टेम कहते हैं क्या, साइंस, स्टेम, STEM, साइंस हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, जो स्टेम सब्जेक्ट्स है ना, साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट जो है, फिर इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, इसमें देखा गया है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है कंपैरेटिवली वो काफ़ी कम है मेल की तुलना में। क्योंकि क्यों कम है, क्योंकि लोअर लेवल पे ही देख रहे हैं हम क्या, कि वुमेन का क्या है, जो वुमेन का ड्रॉप आउट रेट है गर्ल चाइल्ड का, और जब PhD करती हैं तो PhD तक तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि इनिशियली ही गर्ल चाइल्ड का क्या पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी कम है ना, ड्रॉप आउट ज़्यादा हो जा रही है। 8th क्लास के बाद देखा गया है क्या, कि जब राइट टू फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो महिलाओं का और बच्चियों का जो पार्टिसिपेशन रेट है, महिलाओं इन टर्म्स ऑफ टीचर, यानी टीचर्स के भी पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी कम है। पार्टिसिपेशन क्या मतलब, बेसिकली जो टीचर हैं, जो वुमेन टीचर हैं, वो भी काफ़ी कम है स्कूल्स में देखा गया है इन कंपैरिजन टू द मेल टीचर। और जो बच्चियां हैं यानी गर्ल चाइल्ड हैं, उनका भी 8th क्लास के बाद देखा गया है कि ड्रॉप आउट जो रेशियो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो स्टेम जो है, जो हायर एजुकेशन के लिए है, वहाँ पे तो लिटरेसी रेट, और भी लिटरेसी रेट तो क्या, जो ये पार्टिसिपेशन रेट है, इनरोलमेंट रेशियो है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो यही कहा गया है इसके मद्देनजर। अब तो क्या है, ये रिपोर्ट कौन लेके आता है, सबसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन लेके आता है, तो ये रिपोर्ट लेके आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा एडिशन था, ये 18th एडिशन था। 146 इकोनॉमी को देखा गया और रिपोर्ट निकाला गया। इसमें 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, उनके बेसिस पे ही ये रिपोर्ट निकाला जाता है, जिसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है ना, इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उसमें कितना पार्टिसिपेशन है वुमेन का और कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और मेल और वुमेन, मेल और क्या, मेल और फीमेल दोनों को देखा जाता है। एजुकेशनल अटेनमेंट देखते हैं, हेल्थ और सर्वाइवल कैसा है, कैसा हेल्थ है, सर्वाइवल कैसा है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा हो पा रहा है। इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस पे ही दिया जाता है। अगर एक है, एक 0 से 1 तक के बीच में इंडेक्स होता है, अगर 1 है दैट मीन्स कि फुल जेंडर पैरिटी है ना, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर 0 है दैट मीन्स कि कंप्लीटली इम्पैरिटी है। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप है, सबसे पहले तो सवाल क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन लेके आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा एडिशन था, 18th एडिशन था अभी ये, 18th एडिशन था। 146 इकोनॉमी को लाए, देखा गया कि 146 इकोनॉमीज में ये कराया गया सर्वे, रिपोर्ट निकाला गया। इसमें भारत का जो रैंक है वो बहुत ही खराब है। कितना है हमारा, इंडिया का रैंक है 129th। ठीक है, 2024 में। इससे पहले हम 127 नंबर पे थे, अभी और स्लिप कर गए 2 रैंक। तो भारत का रैंक कितना है, 129th। इंडिया हैज स्लिप्ड 2 places इन द ग्लोबल रैंकिंग टू 129th। ठीक है, और फर्स्ट पे कौन है, आइसलैंड। जनरली आइसलैंड ही टॉप करता है इसमें। आइसलैंड रिमेन द वर्ल्ड मोस्ट जेंडर इक्वल सोसाइटी फॉर द 15th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 15 साल से आइसलैंड ही टॉप कर रहा है। नॉर्डिक कंट्रीज जिसको कहते हैं, ये हमेशा ही ऐसे पैरामीटर्स पे टॉप करती हैं। आइसलैंड है ना, तो आइसलैंड में जो जेंडर गैप है वो काफ़ी कम है। ठीक है, और उसके बाद आइसलैंड के बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। तो जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें से 7 कंट्री यूरोप से ही है। ठीक है, तो यूरोप में जेंडर गैप काफ़ी कम है, और हमारे एशिया में क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अफ्रीका में और एशिया में जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा गैप है। ठीक है, लेकिन यूरोप में काफ़ी कम है। तो यही है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग। और इंडिया का रैंक आपको याद करने की ज़रूरत है। तो इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 129th। ठीक है, इंडिया का रैंक है 129th। तो देखा जा रहा है कि इंडिया का जो जेंडर पैरिटी है सेकेंडरी एजुकेशन में तो फिर भी ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हम 65वें नंबर पे हैं दुनिया में। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था क्या, अभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारा क्या है, इंडिया। अभी देखा ना, अब जैसे जो नंबर ऑफ सीट है
नंबर ऑफ सीट वुमेन का जो एमपी अभी बनी है वो रेट कितना है 74 ही है, इससे पहले, जबकि इससे पहले वाले में 79 था। तो ये रिपोर्ट ने यही हाईलाइट किया है। और भी देखो क्या क्या इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो हम जेंडर गैप को रिड्यूस कैसे कर पाए, तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र है, महिला पुलिस वॉलेंटियर है, एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दिया गया है। गवर्नमेंट ने कहा है क्या 33% सीट जो रिजर्व होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फॉर वुमेन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2023 में, उसने क्या किया, 106th अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखेंगे आप, 106th अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, इट बेसिकली रिजर्व इट बेसिकली रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट, 1/3 of all seat for women in Lok Sabha, State Legislative Assembly, and the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, including those reserved for SC and ST। तो 106th Amendment Act के थ्रू जो 1/3 of all seat है, that is reserved for women in लोक सभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। उसके बाद फीमेल एंटरप्रेन्योर को, बेसिकली बिजनेस और स्टार्टअप कल्चर में भी वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम लेके आई, जैसे स्टैंड अप इंडिया, महिला ई हार्ट। महिला ई हार्ट क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और एनजीओज को प्रमोट करता है जो वुमेन रन करती हैं, ताकि वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ के हिस्सा लें। तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बहुत सारी गवर्नमेंट चला रही है, बेसिकली महिलाओं के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लेके आई, ताकि वुमेन जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कल्चर है उसमें भी वुमेन का क्या है, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अ, आगे बढ़े। तो ये हो गया। अब ये कर्नाटका में काफी ह्यूज एंड क्राई अभी चल रहा है जो बिल को लेके, कि कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल, ये इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग, अभी जो बिल पास हुआ है इसमें कह रहे हैं कि 50% जो सीट है, 50% ऑफ द मैनेजमेंट सीट इन एनी फैक्ट्री इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लोकल कैंडिडेट को देंगे, ठीक है, मैनेजरियल कैटेगरी में। और नॉन मैनेजरियल कैटेगरी में 70% कह रहे हैं। 50% कितना सीट है, इससे पहले ये किस में, आंध्रा में बात किया गया था, ये आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में सेम पे, लेकिन वहां पे बाद में उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया बहुत सारी पिटीशन डालने के बाद। तो अभी ये बिल क्या कह रहा है, ये बिल कह रहा है कि किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में और इस्टेब्लिशमेंट में जो लोकल कैंडिडेट है उनको मैनेजरियल कैटेगरी में कितना परसेंट सीट देने की बात कर रहे हैं ये लोग, 50%, और 70% नॉन मैनेजरियल कैटेगरी में। इनके हिसाब से लोकल कैंडिडेट कौन है, एनीवेयर, वो जो कि एटलीस्ट 15 साल तक डोमिसाइल्ड है कर्नाटका में, और जो लिख, हु कैन रीड राइट एंड स्पीक कन्नड़ लैंग्वेज, तो उनका ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी दलीलें लगाई जा रही है, इसकी वजह से क्या है, रीजनलिज्म प्रमोट किया जाएगा, इफिशिएंसी भी कम हो सकती है। तो रिसेंटली कर्नाटका में बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने भी ये रेस किया है कि दिस इज नॉट गुड। जैसे मोहनदास पाई ने रिसेंटली रेस किया आवाज। तो ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से इफिशिएंसी कम होगा। दूसरा क्या है, एक माइग्रेशन होता है, मतलब अभी बैंगलोर को क्या सिलिकॉन वैली कहते हैं, और वहाँ पे क्या है, आईटी का काफ़ी ज़्यादा बूम है। तो अगर क्या है, अगर आप क्या है वहीं के लोगों को सिर्फ प्रमोट करोगे तो बाहर के लोग धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट करना चालू करेंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बहुत सारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आता है इसकी वजह से। तो ये एक न्यूज़ क्या है, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ फैलेगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो दैट कैन ऑल्सो डिप। तो देर आर लॉट ऑफ रीजन। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने आपको उस दिन बताया था, 16 क्लॉज 3 में क्या लिखा गया है, कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसमें आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रेसिडेंस, रेसिडेंस के बेसिस पे भी आप क्या है, वो नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, आर्टिकल 19 में भी ऐसा लिखा गया है कि एनी पर्सन कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी ऑक्यूपेशन ये सब क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सब को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हरियाणा में भी सिमिलर प्रोविजन पे चला था, देखो लिखा है ना यहाँ पे, आंध्रा, हरियाणा एंड झारखंड अमंग द स्टेट दैट हैव ट्राइड टू ब्रिंगिंग लेजिस्लेशन टू मैंडेट रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल्स, लेकिन वो लार्जली हो नहीं पाया। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अभी ये न्यूज़ में चल रहा है। लिखा है ना, ये कर्नाटका गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड ए ड्राफ्ट बिल मैंडेटिंग रिजर्वेशन फॉर लोकल इन प्राइवेट सेक्टर रोल। वही है जो मैंने आपको बताया। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एडिशन। आज काफ़ी ज़्यादा है नहीं न्यूज़ में, यही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।